लगा दो। आवाज चेक की हो? नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आबकारी आरक्षक के लिए एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है उसी की आज अगली कड़ी है। ठीक है, पहले हम 100 क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ लेके आ रहे थे, लेकिन समय बहुत लग रहा था। बच्चों ने कहा कि भाई देखने में भी तकलीफ होती है, 2-3 बार पार्ट में ख़त्म होता है। तो अभी हम 40 से 50 क्वेश्चन की सीरीज़ ला रहे हैं। एक सीरीज़ में आपका छत्तीसगढ़ लैंग्वेज और हिंदी रहेगा। अगले पार्ट में पूरा इंडिया जीएस, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज और हिंदी रहेगा। मतलब यहाँ जो 33 नंबर का आपका पार्ट है, एक 33 नंबर का पार्ट छत्तीसगढ़ का है, वो एक सीरीज में रहेगा। अगली क्लास में एक 33 नंबर का पार्ट जो इंडिया जीएस का है उसको कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ना सभी को है ना। तो छत्तीसगढ़ की तो लगभग तैयारी रहती ही है, थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। अपन इंडिया जीएस को भी अच्छे से देखेंगे ताकि उससे कोई क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों, लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी उसमें एक क्वेश्चन था कि तमोरा सत्याग्रह में डिक्टेटर किसे चुना गया था। तो मैंने शंकरराव गनोदवाले को जहाँ तक लिया था, लेकिन जिस टाइप से बताया कमेंट आए, शंकरराव गनोदवाले के गिरफ्तार होने के बाद किसको, अरिमर्दन गिरी कौन थे? लभरा सत्याग्रह के नेता थे, जो एक दिन पहले हुआ था महासमुंद में। 8 तारीख को, 8 सितंबर को लभरा, 9 सितंबर को तमोरा, है ना। तो लभरा सत्याग्रह के जो नेता है अरिमर्दन गिरी, उन्हीं को डिक्टेटर नियुक्त किया गया था। तो वो आंसर आप सुधार लीजिएगा, तमोरा सत्याग्रह में डिक्टेटर अरिमर्दन गिरी। चलिए आज की कहानी को चालू करते हैं, आज के इस कवायद को, आज की ड्रिल को चालू करते हैं। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से चालू करते हैं। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बहुत प्यारी भाषा है, बहुत गुरतुर बोली है ना। चलो, अधिक बोलने वाला ला छत्तीसगढ़ में का की थे, जे ज्यादा पटर पटर मारथे तेला छत्तीसगढ़ में का की थे, है ना। तो छत्तीसगढ़िया में जो ज्यादा बात करते ना, जो बोलत रही थे, ओला की थे लपरहा। का की थे? लपरहा, लपर लपर मारा थे, है ना। अब जैसे कोई आथे, सगा सोदर आथे मान लो, अब बहुत बात करते तो घर वाले का करते, एकदम लपर है जी वहा, बस पकड़ 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 सुनते चरा होकर। तो जो ज्यादा बोलते ना छत्तीसगढ़िया में, ओकर बर शब्द है लपरहा। ठीक है, हिंदी में यही ला बोलते वाचाल। ज्यादा बोलने वाला का बोलते वाचाल, कम बोलने वाला का बोलते मुक, है ना। और हमारे यहाँ कम बोलने वाला कोंदा बोल देते। ठीक है, त जे अधिक बोलते ओला छत्तीसगढ़ में की थे लपरहा। एक ठन नाटक या मुहे बिरी से पिक्चर लपरहा नंबर 1.5, है ना, वैसने वाले। तब जो ज्यादा बोली तेरा लपरहा। ठीक है, अब कौन से सुमेलित नहीं है कहा थे, कौन सुमेलित नहीं है ना। ता नरियाना मतलब का होते? चिल्लाना। छत्तीसगढ़ में नरियाना मतलब का होते? चिल्लाना। अब जैसे गाय है, अब गाय दुहाए नहीं है, ओकर दूध ला निकाले नहीं है, गाय बछड़ू पिए नहीं है, त गाय बहुत नरियाथे। तकिथन ना गाय नरियावत हो, आज पहाटिया नहीं आए है दूहे भर, ये गाय खड़े है, गाय नरियावत है। त नरियावत मतलब चिल्लाना। और पतियाना मतलब विश्वास करना। पतियाना मतलब विश्वास करना, मैं तोर बात ला नहीं पतियावा, मतलब मैं तोर बात में विश्वास नहीं कराऊं। ठीक है, तो मैं फिर कसम खाथन, गौकीन ईमान तो, है ना, कि भैया हाँ एकदम मोर बात ला पतियाते, हाँ भरोसा कर, विश्वास कर। ता पतियाना मतलब ककरो बात में, ककरो ऊपर विश्वास करना की थे पतियाना। ठीक है, चलो अगला, पंदोली देना मतलब होते सहायता देना, है ना। छत्तीसगढ़ में पंदोली देना मतलब का होते? सहायता देना। ठीक है, और अगोरना मतलब होते का? अगोरना मतलब होते इंतजार करना। घूरना लिखा है तो ये गलत हो गए, तो ऑप्शन हो ही ऑप्शन डी। अगोरना मतलब का होते? इंतजार करना, है ना, इंतजार करना। अब गांव आऊं जाहू है
तो तरिया जात्री थे एक झन हा, तो दूसरा बोलते अगोर तो भाई महू आत हो, दोनों संघे जाएंगे है काम हो जाही। अगोर तो मेला महू महू जाहूं बाजार, संघे जाएंगे काम हो जाई। तो अगोरना मतलब ठीक है इंतजार करना। और घूरनल का की थे छत्तीसगढ़िया में बताओ, मैं भुला गया हूं, ठीक है। घूरनल छत्तीसगढ़िया में का की थे कमेंट करके बताओ। नरियाना मतलब चिल्लाना, पतियाना मतलब भरोसा करना, पंदोली देना मतलब सहायता करना, और अगोरना मतलब इंतजार करना है। मेरे घूरना लिखा है तो ऑप्शन डी हो ही। अगला क्वेश्चन देख लेथन, ये बहुत पूछते भैया, ठीक है। रम पपई, रम पपई मतलब होते पपीता, रम पपई मतलब का होते पपीता। औ भिंडी लगा की थे रमकेलिया, भिंडी लगा की थे रमकेलिया। और प्याज लगा की थे गोंदली, प्याज लगा की थे गोंदली। चुटचुटिया काला की थे जी, गंवार फल्लिल की थे चुटचुटिया, है ना। हमारे यहाँ चुटचुटिया गंवार फल्लिल की थे। और टमाटर ला की थे पताल, ठीक है फरा रोटी बनते ठंडी में। और पताल के चटनी, पताल के चटनी भी कौन से, खड़ा धनिया डाल के है एकदम चिरपोटी पताल के चटनी, छोटे छोटे टमाटर के, देसी टमाटर पताल के, तहन दबा बल्लू जबरदस्त टाइप से आवन दे, फिर है खाओ एक नींद सूत, ऐसे लगते बस जिंदगी ही में रुक जाए। कभी कभी फील होते अपनिच भगवान है ना, वैसने वाले, ठीक है। त रम पपई मतलब होते पपीता, भिंडी मतलब का होते रमकेलिया, ठीक है छत्तीसगढ़ में। प्याज ला की थे गोंदली। अभी बारिश आ गए तो सब बोरा बोरा गोंदली लेकर रखे है सब जन अपन घर में इसे सुखा के। और चुरचुटिया की थे गंवार फल लीला, ठीक है गंवार फल लीला। मोर ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं खाने वाला सब्जी गंवार फल्ली छोई है। और टमाटर काला की थे पताल ला। बंगला काला की थे जी खरबूजा ला, है ना बंगला की थे, ठीक है। चलो तो ये हो गए, तय में ऑप्शन का हो ही डी हो ही, डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम बने हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील, है ना। हपटना मतलब क्या करना, हपटना क्या बोलेंगे जी हिंदी में, ठीक है। पैर में जैसे पत्थर लग जाता है, पत्थर से अपन ऐसे फंस के गिरते हैं, उसी को बोलते हैं हपटना। और फोड़ना मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। त हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील। अब ये कहानी देखो भैया, तोला चोट लगई से, तोर नाखून में चोट लगी, घाव हुई से, वो हा बन के पथरा, बाहिर के पथरा लगई से, तो ओकर गुस्सा ला ते घर के सील लोढ़म काबर निकाला था, ठीक है। त एकर का हो ही दूसरा के रीस, रीस मतलब का जी गुस्सा, है ना। दूसरा के रीस ला दूसर ऊपर निकालना, हिल बोलते हफ्ते बन के पथरा फोड़े घर के सील। अब होते का, अब मान ले तोर बड़े भाई के कोनो बाहिर में लड़ाई हो गए, ओकर दोस्त मन मार दी, सब घर ऐसे छोटे भाई कुछ बोलिस, बड़े भाई फोकट में छोटे भाई लहन दिस दू झापड़ है, वो दूसरा गुस्सा ला दूसरा ऊपर निकाल दिस, ठीक है। तहिल बोलते हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील है। अब मान ले दाई बाबू मन के बहस हो गए, और लड़का बोला थे माँ 2 रुपया दे, वो स्कूल जाएंगे, तहन माँ दे फिर 2 झापड़ दे दिस, 2 चटकन हन दिस लड़का ला। अब वो बाबू गुस्सा लड़का ऊपर उतर गए, तहिल बोलते का हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील। ककरो रिसला ककरो ऊपर निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ पीएससी में 2-3 घाव पूछ डे रहेला। छत्तीसगढ़ में बर्दी काला की थे, बर्दी है। त गाँव आओ जात हो, अब गाँव आओ जात हो त सुबह सुबह जात हो मस्त बिहनिया ले, त जैसे ही गांव के दहिहान में पहुंचत हो, वहां गाड़ा कन एकदम गाय गरवा बैठे रही थे, या वो गाय गरवा रोड ले जात हो ही चढ़े बर, कहाँ परिया कोती, तब वो फिर हॉर्न बजा बजा के वो गाय गरवा हटात हो। या फिर कोनो गांव शाम के आवत हो तब फिर यही माहौल मिल जाते, रोड में पूरा गाय गरवा फैले है चलत है एकदम, है पहाटिया मन यार टोपी ओपी लगा के ऐसे एकदम लकड़ी दबा के सीटी बजात हटावत है। तब वो जो गाय बछरू झुंड है ना, वही ला की थे का बर्दी, मवेशी झुंड ला का की थे बर्दी, है ना। और वही में कोनो मरखंडीन गाय हो गई, इसे मार दी एक्टिवा ला, तहा दादा रे वही में चित, ठीक है। तब भैया ये बर्दी ठोकन देख के रेंगना है ना। चलो ता बर्दी का होते जी मवेशियों का झुंड, है ना, बर्दी कहलाते, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। का हरे सुमेलित करो। हिजगा, हिजगा पारी झन कर। हिजगा पारी झन कर मतलब, हिजगा मतलब बराबरी करने की जीत। किसी से तुम बार बार कंपटीशन कर रहे हो तो वो है हिजगा। अब मान ले है पड़ोसी के लड़का हा नीला कलर के चप्पल पहने हैं। अब तोरो लड़का कहा थे नहीं बाबू मड़ई नीला कलर के चप्पल लेबो, फलाना नीला कलर के पहनते, तब वो हिजगा है, ओकर बराबरी करते हिजगा है ना। अब घर में बड़े लड़का ला फुल एकदम सपोर्ट मिलते एकदम, और छोटे लड़का कोई पूछैया नहीं रहा है, तब बड़े लड़का बर सब चीज लाथे बाबू आघू आघू ले है। और वही ला छोटे लड़का की थे हमू ला भैया जी से चाहिए, हमू ला भाई जी से चाहिए, तो ओकर बाद घर वाले का बोलते ओकर हिजगा मत कर, ते अपन देख है। ता किसी की बराबरी करना ओला की थे हिजगा, हिजगा पारी झन कर। लिगरी, लिगरी मतलब होते चुगली करना, ठीक है। लिगरी मतलब का होते चुगली करना। ओकर बाद लरकना, लरकना मतलब मोच आना, ठीक है। लरकना मतलब मोच आना। अब खेत खार जा रही थे, अब खेत खार में गड्ढा में इसे गोड़ लरक जथे, लरक के मतलब मोच आगे, तो लरकना मतलब मोच आना। रनाज आना, ये पूछते रनाज आना। धूप में बहुत ज्यादा सूख जाना, धूप में बहुत ज्यादा सूख जाते तेला की थे रनाज आना है। तोला गोरत अगोरत यहाँ धूप में रना गे हमन हा, और ते अभी आवत हस, मतलब आप किसी का वेट कर रहे हो बहुत देर से धूप में और वो आ ही नहीं रहे, तो आप क्या डायलॉग मारोगे, तोला देखत देखत हमन धूप में रना गे न, वहां देते कूलर में बैठे हस, पंखा में बैठे हस, हमार बात के कोई वैल्यू नहीं है, बहुत लबारी मारत हंसते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज धूप में बहुत ज्यादा सूख जाते ना, ओला की थे रना जाना। ता हिजगा मतलब बराबरी करना, ये बहुत सुने हो मे वाले ताना, हिजगा पारी झन करे कर अपन ला देख, ठीक है। लिगरी मतलब चुगली करना। लरकना मतलब इसे जात जाते इसे मोच आ जाते वही है लरकना, है ना। रना जाना मतलब धूप में कोनो चीज बहुत ज्यादा सूख गए है तो रना जाते, है ना। अब मान ले मुनगा फरे है और नहीं तोड़े तो का हो जी, पूरा सूख जाही, बिजहा बन जाही, तो हिल की दू धूप में रना गे, वो पूरा मुनगा धूप में रना गे, हेला तोड़ेल के है हाँ, नहीं तोड़ीस कब बाबा मरही तो कब लाड़ू खाबो वाले हिसाब है, मतलब काम के अनिश्चितता। काली जुअर पढ़े रहे तय में का हो, एक के एक, दो के दो, तीन के तीन, चार के चार, था ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन का हो, ये अगला आगे की बात जान लेने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, जो आगू की बात जान लेते भविष्यवाणी, है ना। तो हमन की थन ना तोला बहुत पता है, ते बहुत जानता है, ते तो अंतर्यामी हो गए है। ता आगे बात जनैया आदमी की थे अगम जानी, का अगम जानी, जो आगे बात ला जान डर थे अगम जानी है। अब जैसे किथन अरे गांव को बाबा है सुकालू बाबा भैया अगम जानी है, सुकालू बाबा डायलॉग मारी है, ऐसने थोड़ी बाल ला सफेद करे हन रे धूप में थोड़ी चूंदिल पकोए हन बेटा, हमू दुनिया देखे हन रे, हमू आदमी देखे हन, ठीक है। ता जो आदमी आगे की बात ला जान ले थे ओला की थे अगम जानी, ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द बदरा का अर्थ होते, बदरा, बदरा का अर्थ होते, ठीक है। बदरा के एक सामान्य अर्थ तो बादल होते, ठीक है। और एक पोचा धान, देख कैसे होते, जब धान बोहाई और धान निकलते ना तो धान में पहले दूध भरा थे और वही दूध हा बाद में चावल बनते। अब मान ले वो दूध हा चावल नहीं बनिस, या वो धान के फल के अंदर, धान के इसे फल रही, धान के फल के अंदर अगर वो हा दूध नहीं भराइस या वो बीजा नहीं बनिस तो वो फोखला रही थे अंदर ले, है ना, पोची रही थे अंदर एकदम खाली रही थे, वही ला बोलते धान का हो गए, बदरा हो गए। तब पोचा धान, पोचा मतलब आपका खाली बोल सकते हो, जैसे हम बोलते ना ये मटर नहीं है, बने भोंगाए नहीं है, मटर है पोची है, मतलब मटर में दाना नहीं है, छिलका बस है, ठीक है। उसके बाद आपका मटर का ऐसी बोलते हैं पोची हो गया, भिंडी को बोल रहा हूं, बरबट्टी बोलते हैं पोची हो गया, दाना ही नहीं है। तो ऐसा चीज जिसके अंदर दाना ना हो वो कहलाता है पोचा। तो बदरा मतलब होता है पोचा धान, ऐसा धान जिसके अंदर दाना ना हो, ऐसे धान जेकर अंदर दाना ना ही नहीं है, केवल ओकर भूसा बस है, उहिल बोली पोचा धान। तो ऑप्शन हो ही ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शब्द अकरस का अर्थ क्या है? अकरस, है ना, अस्कटाना मतलब बोर होना होते, अस्कटाना मतलब बोर होना, और यहां पूछा थे अकरस।
अकरस मतलब पहली बारिश। जब जून जुलाई में बहुत तपथे जमीन हा तहान जब पहली बारिश होथे तेला की थे अकरस बारिश, अकरस बारिश है ना। त ओमे का करथे अकरस बारिश में किसान मन हा पहली हल जोतथे खेत में मिट्टी ला पलटे बर। ठीक है, त छत्तीसगढ़ शब्द अकरस के होथे मतलब पहली बारिश। ठीक है, चलो अगला देख लेथन। ओन्हारी मतलब रवि फसल, कल पढ़े रहन। छत्तीसगढ़ शब्द कुड़ेरा, हड़िया कुड़ेरा, कुड़ेरा के अर्थ का होथे? कुड़ेरा के अर्थ होथे दूध रखने का पात्र, दूध रखने का पात्र। अब तो पूरा स्टील के जमाना आगे जी, नहीं पहली ना काला वाले हे रहा है मटका, दूहना बोला उहिला, उही में दूध निकाले वो गरम करे काला वाले मटका में। ठीक है, दूध गरम करे। आज भी कई जन घर मन देखबे और कोनो बड़े बड़े होटल में जाबे ना तो वही काला वाले मटका में दही जमाए रही थे, वो महंगा देते वो दही लो मन है ना। तो वही वो काला वाले मटका जिसे रही तेला बोलते कुड़ेरा। उही में दूध दू है पहली दूहना कुड़ेरा। ठीक है, और उही में दूध ला गरम करे काला वाले मटका में है। और जब वो दूध ला निकाले तो ओकर पूरा मलाई जमे रहा है तेला का है करौनी। का है करौनी। और करौनी कामे करो है वो जो रेत में सीपी मिलते ना, रेत में सीपी जेला इसे खोल के हे निकालथन उही में करो है। हमर नानी घर हमर दादी घर रहीस भैया उही वाले वो सीपील का की थे मैं भुला गए हो, उही में करौनी करो करो खावे और एक नंबर स्वाद आवे मालूम, एक नंबर। ठीक है, त दूध रखने पात्र ला का की थे कुरेरा, काला कलर के मटका रही थे हा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेथन। हिंदी आगे जी, हिंदी आगे था, हिंदी भी देख लेथन। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द होए। जो चीज पहली से होए के कोई उम्मीद नहीं रहा है और एकदम अचानक अकबक हो जाते तेला की थे अप्रत्याशित। क्या? अप्रत्याशित। जैसे अप्रत्याशित जीत है ना, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और अप्रत्याशित जीत दर्ज की। मतलब उम्मीद नहीं रही भैया भाले फेंक के जीत जाई और जीत गए, तौला की ही अप्रत्याशित है ना। मतलब इंडिया कई बार एकदम रोमांचक मैच ला जीत जाते, जैसे अभी आईपीएल 2018 सीजन में हुई से आरसीबी पहली बार जीती से, तब वो अप्रत्याशित जीत हो गए ना जी। अप्रत्याशित उम्मीद नहीं रही से, सब सोची से किंग्स 11 पंजाब जीत गई तो हार गए, ले कहानी खत्म। जीतीस कौन है? आरसीबी जीतीस, तो ओकर जीत अप्रत्याशित हो गए, उम्मीद नहीं रही सब जीत गए। ठीक है, तो अप्रत्याशित। चल अगला क्वेश्चन ला देख लेथन। शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। मेरी 5 बहनों और एक भाई है, बहनों लिखा है गलत हो गए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, ये भी गलत है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, क्यों? पहली कम वाले ला बोलना है। ठीक है, पहली कम वाले ला बोलना है, फिर ज्यादा। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, है ना। ठीक है, चलो ये हो गए तय में ऑप्शन हो ही ऑप्शन सी। ठीक, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? संधि से एक क्वेश्चन 1 लाख रुपया श्योर है। ठीक है, तो संधि तोड़ना आना चाहिए। कामे स्वर संधि है। तमोगुण, तमोगुण के हो ही तमह गुण, तयेत हो गए विसर्ग। रामायण रामधन अयन, रामधन अयन। ठीक है, ओकर बाद अतेव, अत आधा ता, अत धन एव। ओकर बाद सज्जन, सत धन जन। तो ये दोनों हो गए व्यंजन संधि, आधा ता ये हो गए विसर्ग संधि। बचिस कौन? रामधन अयन, रामधन अयन रामायण। और यहां अ प्लस अ मिलके का बन गए भैया? बड़े आ बन गए। तो जहां भी बड़े मात्रा रही थे वो रही थे दीर्घ स्वर संधि। का रही थे? दीर्घ स्वर संधि। तो स्वर संधि के उदाहरण कौन से हो गए जी? रामायण। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाथन, है ना। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। आए बाएं पूछ देते कभी कभी दो चार ठन क्वेश्चन ला, और यही 2-4 ठन क्वेश्चन ऊपर नीचे होते तहन सिलेक्शन रुक जाते, तहन ठिन ठिन ते फक फक खाली खाली है, फिर हो जाते काम खराब। तब पार्श्विक व्यंजन का होते भैया? पार्श्विक व्यंजन ऐसे
जेला ते बोलबे त जीभ हा बीच से हवल रोक दी और जीभ के आजू बाजू हवा हा निकल ही, बीच से हवा रुक जही, आजू बाजू हवा निकल ही, तब पार्श्विक व्यंजन में आते ल। ल कौन से व्यंजन है जी? पार्श्विक व्यंजन। जीभ के दोनों तरफ हवा निकल ही और बीच से नहीं निकला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। सघोष महाप्राण व्यंजन है ना? व्यंजन में आप मन पढ़े हो, सबसे पहली का पढ़े हो? अघोष। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते जी? अघोष होते आपके 3 4 5 नहीं, 1 और 2। अघोष कौन हो ही? 1 और 2। त सघोष कौन से हो ही? बचे हुए। सघोष कौन से हो ही? बचे हुए 3 4 5। अब हो ही अल्प प्राण, एति अल्प प्राण लिख ले। ठीक है, अल्प प्राण में का होते? 1 3 5। अब एति अल्प प्राण के का हो जाही? महाप्राण। महाप्राण में का हो हुई? 2 और 4। ठीक है, चलो अब अघोष मतलब ऐसे व्यंजन, ये व्यंजन बर आते ना। अब क वर्ग में देखबे ते हाँ, क ख ग घ अंगा, ये 5 ठन हो गए। अब यही हम बताएंगे कौन से सघोष कंस, कौन से अघोष है। अघोष बोली मतलब जेला बोले में स्वर तंत्र में ज्यादा कंपन नहीं हुआ, ओला बोलते अघोष। जेला बोले में स्वर तंत्र में ज्यादा कंपन होते, ओला बोलते सघोष। अल्प प्राण, जेला बोले में कम हवा निकलते, ओला बोलते अल्प प्राण। जेला बोले में ज्यादा हवा निकलते, ओला बोलते महाप्राण, है ना? तब देख ले, क ख ग घ अंगा, त क में कम जोर लगते, त क का हो गए जी? का हो गए अघोष। ठीक है, ओकर बाद ख में भी कम जोर लगते, तयू हो गए अघोष। ओकर बाद क ख ग घ अंगा, इनमें ज्यादा जोर लगत, त ये हो गए सघोष। अब अल्प प्राण, क में कम हवा निकलते, त क ख फिर ग फिर घ फिर अंगा, त इनमें अल्प प्राण कौन से हो ही? पहला हो ही, तीसरा हो ही और पांचवा हो ही। महाप्राण कौन से हो ही? दूसरा हो ही और चौथा हो ही। ठीक है, त सघोष अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आगे है। तो याद रख लू, अघोष कम स्वर तंत्र में कम कंपन वाले, पहला और दूसरा। ठीक है, अब ओकरे सिमिलर का है अल्प प्राण, तय में पहला तीसरा पांचवा। अब सघोष में जाहू तीसरा चौथा पांचवा, महाप्राण में दूसरा और चौथा। त जो 1 2 3 4 5 है ना, त अघोष में जो निकल गए जे बचीस वो सघोष, अल्प प्राण में जो निकल गए जे बचीस ते महाप्राण। ए में रहे अल्प प्राण अघोष, अल्प प्राण महाप्राण, तैमन 1 से चालू हो ही, याद रखो। ठीक है, तो वही में अब हमन देखथन। ठीक है, क कहा रे जी? सघोष बोला थे, सघोष तो है ही नहीं। क एक तो का है? अघोष है और अल्प प्राण है। ठीक है, झ क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म, तय में कौन से हो ही? झ हो ही। कौन से हो ही? झ हो ही। ठीक है, सबसे पहली सघोष देख, सघोष में अपन ला तीसरा पकड़ना है। सघोष है तीसरा। ठीक है, सघोष है तीसरा। ठीक, ओकर बाद सघोष और महाप्राण का में मिल ही? सघोष और महाप्राण चौथा में मिल ही, तो चौथा अक्षर ला पकड़ना है। ये दोनों में का कॉमन है? चौथा कॉमन है, तो चौथा पकड़ना है। त क तो पहला है, ठीक है, प भी पहला है ना, ट ठ ढ ण ये भी पहला है। चौथा अक्षर कौन से हो गए? झ, है ना? च छ ज झ इया, चौथा अक्षर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से अर्ध स्वर, आधा स्वर काला की थे जी? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कई घाव पूछे है। अर्ध स्वर है कौन से? या औ व, या औ व, या औ व, एला की थे
अर्ध स्वर, है ना। ल ल की थे पार्श्विक स्वर, ठीक है। म ल की थे पंचमाक्षर, ठीक। तो य औ व ल अर्ध स्वर, ये मन स्वर के बाद और व्यंजन के पहली आथे, तेकर तती एला की थे य औ व ल अर्ध स्वर। तो यहां ऑप्शन का है यह हरे। अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती ना व्यंजन में, ओला की थे योग मतलब का होते? योग मतलब होते जोड़ना, और अयोग मतलब नहीं जोड़ना। त जेला ना स्वर में जोड़े ना व्यंजन में जोड़े, ओला बोल ही अयोग वाह। का बोल ही? अयोग वाह। और अयोग वाह दू है, एक अम और एक आहा, ठीक है। एक अम और एक आहा, ये है अयोग वाह। उसमी कहा रे जी? उसमी तीनों सा, तीनों सा औ हा। ओकर बाद य र ल व, ये कहा रे अंतस्थ व्यंजन है। उसमी कहा रे तीनों सा उहा अंतस्थ य र ल व अयोग व अम औ आहा। आगत में आपके ये फ ज, ये हलन तो नीचे बिंदी वाले मना थे। तयोग व ऑप्शन डी। चलो, किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता? कौन सी नदी है जिसका नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता? आप लोग पढ़े हो कि नदियां सामान्यतः स्त्रीलिंग ही होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियों का नाम सदैव पुल्लिंग में यूज होता है, पूछा जाता है। बाकी नदियों का नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पुल्लिंग में प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। यह वही स्कूल है जहां हिमेश पढ़ता था। कौन सा वाक्य? वाक्य से एक क्वेश्चन डन है ना। रचना के आधार पर वाक्य कितना होता है जी? 3 पढ़े हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8 पढ़े हैं। रचना के आधार पर पूछ रहा है, तो मैं बताया था अगर पहला एक वाक्य है उस पे डिपेंडिंग, उससे जुड़ा हुआ वाक्य है जो उस पे क्या हो? डिपेंड हो, है ना, वो होगा मिश्र वाक्य। एक सामान्य वाक्य है वो होगा साधारण वाक्य, और एक वाक्य दूसरे वाक्य से और तथा एवं ऐसे जुड़ा हो वो होगा संयुक्त वाक्य। तो मिश्र वाक्य को अगर आप समझ जाओगे तो पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य में अगला वाक्य डिपेंड होता है। जैसे यह वही स्कूल है जहां हिमेश पढ़ता था। अब ये हिमेश पढ़ने वाला उपवाक्य किस पर डिपेंड हो गया है? ये वही स्कूल है। अगर ये वही स्कूल को हटा देंगे तो जहां हिमेश पढ़ता था, कहां पढ़ता था नहीं पता, तो ये वाक्य अर्थ कब प्रकट करेगा? जब ये वाक्य रहेगा। तो ये वाक्य जो है इस पर डिपेंड है, और ये जहां जो सो जैसा वैसा से जुड़ा है, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। ये हो गया मिश्र वाक्य, है ना। अब एक वाक्य की क्या, मैं स्टेशन गया, ये साधारण वाक्य। मैं जैसे ही स्टेशन गया वैसे गाड़ी निकल गई, ठीक है। अब ये जो गाड़ी कब निकली है? जब मैं स्टेशन पहुंचा। गाड़ी कब निकली है? जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे क्या है? आश्रित हो गया। तो ये हो गया, ये आपका साधारण वाक्य का उदाहरण, ठीक है। ये आपका मिश्र वाक्य का। अब इसी को संयुक्त वाक्य में कैसे पढ़ेंगे? मैं स्टेशन गया, ठीक है, और गाड़ी निकल गई, ठीक है। अब यहां पे और से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस पे पूरी तरह डिपेंड नहीं है। गाड़ी निकल गई, ठीक है भाई, गाड़ी निकल गई, है ना। तो ये और से जुड़ा हुआ है। तो मैं स्टेशन गया और गाड़ी निकल गई, ये होगा क्या? संयुक्त वाक्य। क्या? संयुक्त वाक्य। अभी कंटिन्यू ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मिश्र वाक्य है, ये वही स्कूल है जहां हिमेश पढ़ता था, इस पे डिपेंड है, तो क्या हो गया? मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन,
पथभ्रष्ट समास क्या है? पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट को तोड़ोगे तो पथ से भ्रष्ट। ठीक है, ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कारक रचना पूरा काम कर रही है। कर्ता ने कर्म को करण से अपदान से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अधिकरण में पर, संबोधन का के की, है ना। चलो, तो ये सब पढ़ते 8 टाइप के वो होते कारक रचना। हाँ, तो वही इससे टूट रहा है, तो क्या होगा? पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष समास। ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों संज्ञाएं होती है, दोनों का अपना मेल, अपना महत्व होता है। जैसे माता पिता, इसमें योजक चिन्ह होता है, माता पिता। ठीक है। तत्पुरुष समास पूरा कारक रचना। कर्म धाराएं में किसी से तुलना होती है, जैसे चांद सा मुखड़ा। ठीक है, चंद्रमुख, चांद सा मुखड़ा। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय रहेगा, जैसे प्रत्येक दिन। ये प्रत्येक सबके लिए प्रत्येक रहेगा। प्रत्येक दिन, यथाशक्ति सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक, चलिए, तो यहां होगा ऑप्शन बी। और याद रखिएगा कि आपका किसी से कुछ सीखना, जैसे मैंने दीपक सर से हिंदी सीखा, यहां से आ रहा है। ठीक है, तो यह भी अपादान होगा। शेर को देख के, शेर के डर से हिरण भाग गया, यह भी अपादान होगा। अपादान में क्या होता है? अलग होने का भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना, तो कौन सा समास हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग है? रुधिर का मतलब होता है आपका खून। तो सर्वग्राही आपको पता है, ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को देता है, बी वाला बी को देता है। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ। पहले 3 का खोज हुआ था, बाद में चौथे का हुआ, ए और बी। ठीक है, तो जो ये ए और बी है, इसको कोई भी खून दे सकता है। ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, क्योंकि इसमें ए भी है और बी भी है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या? सर्वग्राही। ये सबसे ले लेगा। ठीक है, सर्वदाता किसको बोलते हैं? ओ को। ये किसी को भी खून दे देता है, बकरे का खून बोलते हैं इसको। क्या? सर्वदाता। ठीक है, तो ये पूछा जाता है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वग्राही है आपका ए और बी। और सर्वदाता कौन सा है? सर्वदाता है आपका ओ। ओ किसी को भी दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ए प्लस, है ना, फिर ए माइनस, ए पॉजिटिव ए माइनस। ये पॉजिटिव और निगेटिव किसके कारण होता है? आरएच फैक्टर के कारण। आरएच फैक्टर के कारण। ये आरएच फैक्टर क्या होता है सर? खून में जो प्रोटीन पाया जाता है, आरएच नाम दिया, रिहिसस बंदर के नाम पे इसका नाम है। अगर वो प्रोटीन, आरएच प्रोटीन इसमें उपलब्ध है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव। आरएच प्रोटीन इसमें उपलब्ध नहीं है तो इसको बोलेंगे निगेटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव का खून मिलेगा, निगेटिव को निगेटिव का। अगर पॉजिटिव को निगेटिव का खून चढ़ा दोगे तो प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, खून गाढ़ा होगा, लसलसा होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ना। आपका ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने 1901 में, लैंड स्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ये 3 ग्रुप खोजा था, बाद में चौथा आया। ठीक है, ये हो गया। इसीलिए इनको 1930 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और तब समझ में आया कि कौन से आदमी को कौन सा खून चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की खोज तो अलग है, आरएच फैक्टर के कारण ये प्लस और माइनस होता है। सर्वदाता है ना, ओ। सर्वग्राहिता ए और ए बी। ठीक है, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? शरीर के ताप को नियंत्रित करती है, शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। ठीक है, शरीर के ताप को नियंत्रित करती है
है ना। कौन सा ग्रंथि है? ये है हाइपोथैलेसम ग्रंथि। हाइपोथैलेसम ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ठीक है। और इस हाइपोथैलेसम ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि। क्या? पीयूष ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। ठीक, हमारे शरीर में सर में रहता है खोल के ऊपर पीयूष ग्रंथि। ठीक, इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। और ये हाइपोथैलेसम ग्रंथि जो शरीर के तापक्रम को बना के रखती है, मेंटेन रखती है, इस हाइपोथैलेसम ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? आपको पता है 1990 के दशक में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री कौन? महबूब उल हक ने क्या किया था? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या किया था? आपका डेवलप किया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास संस्थान जो है यूएनडीपी मानव विकास जारी करता है। इस साल भारत का रैंक कितना है? 130वां है शायद। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, लेखा मतलब फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नॉर्मल फाइनेंशियल होता है कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन आपका भारतीय रिजर्व बैंक का फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का है ना। और बाकी बैंक का कब से है? बाकी बैंक का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। पहले आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता था जनवरी से दिसंबर तक, जिसको बाद में बदल दिया गया। कब बदला गया? यह बदला गया 1940 से बदला गया है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून है। ठीक है, स्थापना 1935 में। ठीक, और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसको सरकारी बैंक बना दिया गया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। आजादी के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। जब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तब गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख ही थे। तो पहला गवर्नर बोलता है कौन है? सर ओसबोर्न स्मिथ है। ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ है। ठीक, और पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। चलो अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था जी? ये कहा था एडम स्मिथ ने। इनको क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक हैं, पूछा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन कौन लिखे हैं? आपके एडम स्मिथ। तो भैया एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक। और इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। और इन्होंने कहा था अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च बैंक है नाबार्ड, है ना। लगातार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। एडीओ में आया था, उससे पहले भी आया था। लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं नाबार्ड से। ठीक है, तो नाबार्ड किसके लिए बैंक है? कृषि और
ग्रामीण विकास के लिए, है ना। चलिए, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड किसके लिए है? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई है। कौन सी समिति ने सिफारिश किया था? शिवरमन। कौन सी समिति? शिवरमन समिति। शिवरमन समिति ने क्या किया था? सिफारिश किया था। किसको बनाने के लिए? नाबार्ड को बनाने के लिए। स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 82। इसको भारत सरकार और आरबीआई मिलकर बनाए थे, लेकिन अब पूरा पैसा किसका लग गया है? भारत सरकार का। आरबीआई का सिर्फ 1% शेयर है। ठीक है। ये बैंक क्या करती है? लोन देती है और पुनर्वित्त प्रदान करती है। ये विकासात्मक बैंक है, विकास का काम करती है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? आपको पता है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। 1 जनवरी 1949 को हुआ। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? अभी जो एसबीआई बैंक है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक, देख लेते हैं भैया, किस नाम से जाना जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। इसमें 3 बैंक थे, है ना। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक का गठन 1921 में किया गया। अब इस इंपीरियल बैंक को 1955 में क्या कर दिया गया? एसबीआई कर दिया गया। क्या? एसबीआई नाम कर दिया गया 1955 में। तीनों बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एसबीआई। 30 अप्रैल 1955 को नाम कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1921 में। 3 बैंक शामिल थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ आपका कब? 1 जुलाई 1955 को। सरकार की बैंक बन गई। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है। चलिए, पहले एसबीआई बना, अधिनियम आया, उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1 जुलाई 1955 को। कौन सी समिति? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। ठीक है। ये हो गई पूरी कहानी। ठीक है। चलो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना। इसमें 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। इसको 1955 में क्या बना दिया गया? एसबीआई। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को। चलो, बढ़िया क्वेश्चन था, आगे देख लेते हैं। सर ये सब पूछेगा भैया 12वीं लेवल में, यही पूछेगा। ठीक है, लेवल भी मेंटेन करना। बहुत हाई फाई पढ़ के चले गए और आया नहीं तो फिर जय माता दी लेट्स रॉक हो जाएगा, है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी कौन से मॉडल पर? कौन से मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, है ना, पीसी महाबलोनिस मॉडल पर आधारित। पीसी महाबलोनिस मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में किसको टारगेट किया गया था? उद्योग और खनिज को। किसको? उद्योग और खनिज को। इस योजना के तहत 3 स्टील प्लांट लगे, है ना। बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, किसके? रूस के सहयोग से। आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट, जर्मनी, है ना।
और उसके बाद डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। चौथा जो स्टील प्लांट था बोकारो, वो भी बीएसपी है, बोकारो स्टील प्लांट, वो भी रूस के सहयोग से लगा, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना ले लगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहां कहां लगा? भिलाई में लगा, राउरकेला उड़ीसा में लगा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ इसमें और देख लेते हैं। ये तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हो गई। पहली पंचवर्षीय किसके मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, सिंचाई, है ना, संचार, इस पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर, प्राथमिक क्षेत्र कृषि विषय पर ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि महाबलोनिस मॉडल पर, है ना, उद्योग और खनिज पर ध्यान दिया गया, और 3 स्टील प्लांट लगाए, है ना। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस 29 जून किसका जन्मदिन है? पीसी महाबलोनिस का जन्मदिन है, ठीक है। यह भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? उनतीस जून को, ठीक है, पीसी महाबलोनिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। चलिए देखो कितना सारा क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है भैया। हमारे संविधान में बजट शब्द के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, उसी को हम लोग बजट बोलते हैं। यह है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में यह कहा गया है राष्ट्रपति प्रतिवर्ष क्या करेगा? लोकसभा में बजट प्रस्तुत करवाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 112 के तहत, है ना। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? आगामी वर्ष के आय व्यय का अनुमान है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अगर मान लो बजट लोकसभा में पेश करने से पहले लीक हो जाता है तो क्या होगा? अगर बजट लोकसभा में पेश करने से पहले लीक हो जाता है तो जो मंत्री है विभाग का उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर बजट सदन में पास नहीं हुआ लोकसभा में तब क्या होगा? अगर बजट पास नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार इसलिए बनी है क्योंकि आपके पास बहुमत है, और आपके पास बहुमत है तो आप जो भी चीज प्रस्तुत करोगे वो पास होना चाहिए, और पास नहीं हुआ मतलब आपके पास बहुमत नहीं है, बहुमत अपोजिट पार्टी के पास चले गया और वो सरकार गिरा देगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान है जिसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक। चलिए, और राज्य का बजट कौन से अनुच्छेद में है? राज्य का अनुच्छेद 202 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन में तो काफी डिस्कशन होने वाला है। धन विधेयक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए और सही नहीं है। देखिए धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। किसमें? अनुच्छेद 110 में, है ना। वो विधेयक जो भारत के खजाने पे इफेक्ट डालता है, वो विधेयक जो भारत के कैश खजाने पे इफेक्ट डालता है, समझने के लिए बता रहा हूं, वो कहलाएगा धन विधेयक। जैसे कोई नया टैक्स लगाना, टैक्स को कम करना, है ना, ऐसा जो सरकार के कोष में, सरकार के पास कोष है संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि, तो संचित निधि में पैसा घटाने बढ़ाने वाले विधेयक को क्या कहते हैं? धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है क्योंकि सरकार कहां बैठती है? लोकसभा में। तो धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाएगा? केवल लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं,
इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। ये लाइन को याद रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वो बोल दिया ये धन विधेयक है, मतलब वो धन विधेयक है। और धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, लोकसभा अध्यक्ष पहले ही लिख देगा धन विधेयक, फिर वो विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वो कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। ठीक है। और धन विधेयक पर राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन तक धन विधेयक राज्यसभा से वापस नहीं आया तो लोकसभा वाले बोलेंगे कि ये पास मान लिए हम लोग, तुम पास किए हो या नहीं किए हो कोई मतलब नहीं, हम तो धन विधेयक को पास मान लिए हैं। अगर राज्यसभा कोई धन विधेयक में कोई सुझाव भेजता है बदलाव करने के लिए, तो ये लोकसभा का मन है उसको माने या ना माने। तो धन विधेयक में राज्यसभा के पास पावर बहुत कम है या नहीं है। ठीक है। तो देखो, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह बिल्कुल सही है। यदि कोई प्रश्न आता है कि विधेयक धन विधेयक है नहीं, तो कौन निर्णय करेगा? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेगा। बिल्कुल सही। धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त बैठक बुला सकता है। बिल्कुल गलत है ना। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन से उसमें है? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। याद रखिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक कभी नहीं होती। अब सुनिए क्यों? क्योंकि धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकता है, तो उसमें संयुक्त बैठक की कोई जरूरत है नहीं। 14 दिन बाद हम खुद बोल देंगे धन विधेयक पास माना गया। अब संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक क्यों नहीं करेंगे? अब आप देखो, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है भैया? 245। लोकसभा की 545। अब दोनों में संयुक्त बैठक करोगे तो संख्या कितनी है? 545 वाले की सीधा इसके डबल है। तो जो लोकसभा बोलेगा वही हो जाएगा संयुक्त बैठक में, और संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत ही लगता है। ठीक है। तो याद रखिए, जब इसकी संख्या ज्यादा है तो इन्हीं की बात मानी जाएगी। अगर संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक ला दिए ना, तो लोकसभा संविधान में कोई भी बदलाव कर देगी, इसीलिए संयुक्त बैठक नहीं लग सकते। उसमें लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग बैठक होनी जरूरी है। तो दो चीज है, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती। ठीक है। कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह भी सही है। तो गलत क्या है जी? गलत है ऑप्शन सी। फिर से बता दे रहा हूं, धन विधेयक वो विधेयक जो पैसे से संबंधित है ना। पैसे से भी कैसे? जो खजाने में डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगे, जो सरकार के खजाने को या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, वो कहलाएंगे धन विधेयक। इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में। अगर मान लो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकता है, और 14 दिन बाद अगर नहीं वापस करता तो लोकसभा उसको पास मान लेगी। और धन विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक दोनों में संयुक्त बैठक नहीं होता, और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य कथन है, उसे शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, और राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई आदमी उसको शपथ दिला देगा, यह भी सही है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदनों के सभी सदस्य आएगा यहां, निर्वाचित हो या मनोनीत, सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। तो इसमें सत्य क्या है? सभी सही है। इसको सुधार लीजिएगा। दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित नहीं सभी, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत,
देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें लोकसभा के निर्वाचित जो चुनाव जीत के आए हैं, राज्यसभा के निर्वाचित जो चुनाव जीत के आए हैं, क्योंकि राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति भी बैठाता है, ठीक है। जो चुनाव जीत के आए हैं वही लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति के चुनाव में। उसके बाद सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं, उसके बाद दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं, इन लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा, जो बताया था ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है कैसे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा, ठीक है। लेकिन इसमें वोट केवल लोकसभा के पूरे सदस्य और राज्यसभा के पूरे सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, सब लोग वोट डालते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, सभी सही है, ठीक, ऑप्शन डी सभी सही है, ठीक है। देखिए, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 63 में भारत का एक क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में कहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है जी, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। पर अगर मान लो राष्ट्रपति नहीं है, छुट्टी में गया है, राष्ट्रपति नहीं है, छुट्टी में गया है या कुछ भी हो गया है, तो उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति का शपथ लेना पड़ेगा और पूरा काम राष्ट्रपति के जैसा करना पड़ेगा। अब उपराष्ट्रपति क्या बन गया है, राष्ट्रपति बन गया है। उपराष्ट्रपति क्या बन गया है, राष्ट्रपति बन गया है। तो राज्यसभा के अध्यक्षता कौन करेगा, जो दूसरा उपसभापति है या जो पैनल में जिसका नाम है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब वो राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करता, ये बात दिमाग में बैठा लो। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वो राज्यसभा का काम नहीं करेगा, केवल राष्ट्रपति के जैसा काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, उसको हटाना है तो उसको राष्ट्रपति जैसे महाभियोग लगा के ही हटाना पड़ेगा। मतलब अगर वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले लिया तो अब वो उपराष्ट्रपति नहीं है, वो बन गया है राष्ट्रपति और पूरा प्रोसेस राष्ट्रपति का फॉलो होगा। और जैसे ही राष्ट्रपति आएगा उसको वो पद देगा और वापस अपने उपराष्ट्रपति के पद पर आ जाएगा। यहां तक हो गया। अगर भारत का राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति थे कौन, वीवी गिरी, वो राष्ट्रपति के चुनाव का उम्मीदवार बन गए, चुनाव लड़ने चले गए, तो उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। तो उस समय एम हिदायतुल्ला जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनके नाम पर हमारे यहाँ क्या है, लॉ यूनिवर्सिटी है, हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी, एम हिदायतुल्ला क्या किए थे, राष्ट्रपति का पद संभाले थे। जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बहुत जबरदस्त। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, याद रखिए, है ना। ये कुर्सी हो गया भैया किसका, सभापति का, है ना, सभापति का चेयर हो गया। ठीक है, तो यहां 3-4 टाइप के सभापति होंगे। एक होगा ओल्ड सभापति, एक होगा प्रोटेम स्पीकर सभापति, ठीक है, और एक होगा न्यू सभापति। कहानी समझिए, न्यू सभापति का
पद कभी भी खाली नहीं रहता, कभी खाली नहीं रहता। अब मान लो 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, क्या हो गया, 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, नया चुनाव हो गया। नए चुनाव के पहले बैठक तक ये जो ओल्ड सभापति है ये सभापति बना रहेगा, ओल्ड सभापति बना रहेगा, ठीक है। पर ये काम तो नहीं कर सकता क्योंकि ये तो पुराना है। तो क्या करेगा, राष्ट्रपति एक आदमी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति एक आदमी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। किसको नियुक्त करेगा, जो सदन में सबसे वरिष्ठ है। सदन में सबसे वरिष्ठ मतलब उम्र में वरिष्ठ नहीं, जो सदन में सबसे ज्यादा समय बिताया है, सबसे ज्यादा तक सदन में रहा है। इस साल भर्तृहरि महताब को बनाए थे, है ना, ये वाली लोकसभा में भर्तृहरि महताब थे प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया और प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी कौन दिला दिया, राष्ट्रपति दिला दिया। कोई भी आदमी जब तक शपथ नहीं लेगा तब तक इस कुर्सी में नहीं बैठ सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ये पुराना वाला बैठक चालू होते तक क्या रहेगा, सभापति बना रहेगा। उसके बाद सबसे वरिष्ठ आदमी को प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। अब ये शपथ भी ले लिया, सभापति प्रोटेम बन गया। प्रोटेम मतलब होता है फिलहाल, प्रोटेम मतलब होता है फिलहाल, तो ये सभापति बन गया। अब ये बन गया, शपथ भी ले लिया, तो ये ओल्ड वाला पद किसको दे देगा, प्रोटेम को दे देगा। ओल्ड वाला सभापति का पद किसको दे देगा, प्रोटेम को। अब ये प्रोटेम यहां आके बैठ जाएगा, प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, यहां आके बैठ जाएगा। अब ये शपथ भी ले लिया, इसी सदन का भी है, सब चीज हो गया, ये काम करने के लिए एलिजिबल है। ये पूरे नवनिर्वाचित विधायकों को, सांसदों को, पूरे सांसदों को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। अब सबको शपथ दिला दिया ये, तो मतलब बाकी सब लोग भी काम करने के लिए एलिजिबल हो गए। अब ये शपथ दिलाने के बाद जो सांसद हैं लोकसभा के, उसी में से एक को अध्यक्ष का चुनाव करवाएगा, उसी में से एक का उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, साधारण बहुमत से, हाथ उठा के ही हो जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया, तो ये जो नया वाला अध्यक्ष है, ये जो नया वाला अध्यक्ष है, उसी को ये प्रोटेम स्पीकर पद देगा और ये हट जाएगा, है ना। अब ये तो परमानेंट हो गया, प्रोटेम स्पीकर इसको पद दिया और ये हट गया। तो अब जो नया वाला है वो पद पर बैठ गया। नया वाला कब तक पद पर बने रहेगा, अगली चुनाव की पहली बैठक तक, सेम ऐसे। फिर उस समय जो प्रोटेम आएगा उसको देगा, प्रोटेम वाला अपना कार्रवाई करेगा और नए को बैठा देगा। तो याद रखना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 95(1) के अनुसार, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, शपथ भी दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक। होप सो आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिए, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है होगा ये, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं, समवर्ती सूची लिए हैं और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना जो लिखा गया उसकी भाषा और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ब्रिटेन से क्या लिए हैं, संसदीय शासन व्यवस्था कि एक उच्च सदन होगा, निम्न सदन होगा, संसद कानून बनाएगा, संसद में कानून बनके कानून लागू होगा, पूरी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। उसके बाद रूस नहीं है, ये आयरलैंड है। क्या है, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कनाडा से संघीय शासन नहीं लिए हैं। कनाडा से क्या लिए हैं, कनाडा देख लेते हैं। कनाडा से लिए हैं अपन शक्तियों का विभाजन, ठीक है। संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है ना, केंद्र सूची जिसमें केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची जिसमें राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, अगर विवाद होगा तो केंद्र का कानून मान्य होगा, और एक होता है अवशिष्ट सूची, जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, वो किस में चले जाएगा,
अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार ही बनाती है। तो यही शक्तियों का विभाजन कहां से लिए हैं? 7वीं अनुसूची। किससे? कनाडा से। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो वही नियुक्ति केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहां से लिए हैं? कनाडा से। ठीक है, ये सब क्या है जी? ये संविधान के स्रोत है। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 है संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। भारत शासन अधिनियम 1935 से 2/3 भाग या तो सीधा सीधा या बदल के संविधान में रखा गया है। ठीक है, और बाकी चीजें यहां से ली गई है। याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है ना? तो हमने हर देश से कुछ ना कुछ लिया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और क्या लिए हैं? समवर्ती सूची लिए हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिए हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ठीक है, और संघीय शासन कहां से लिए? संघीय शासन रूस से लिए हैं। कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता है भारत में, ठीक है, भारत सरकार का नाम मात्र का अध्यक्ष और कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, नाम मात्र का बोलेगा, नाम मात्र या कार्यपालिका का कौन होगा? राष्ट्रपति। और वास्तविक बोलेगा, वास्तविक, है ना? वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति काम करता है ना? तो भैया राष्ट्रपति किसकी बात सुन के काम करता है? राष्ट्रपति आपका राष्ट्रपति किसकी बात सुन के काम करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बातों को सुन के काम करता है। राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बातों को मानता है। तो वो क्या है? कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का प्रमुख है, नाम उसका रहेगा, पूरा पीछे से डायरेक्शन कौन देगा? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। इसलिए वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नाम मात्र का या कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। सेम यही चीज कहां होता है? राज्यों में भी होता है। राज्यों में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद होते हैं। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है बोल रहा है, नहीं है। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, यह योग्यता है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, यह भी योग्यता है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, यह भी है। संसद के किसी सदन का सदस्य हो, नहीं भैया, संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता, वो राष्ट्रपति बनने के बाद केवल राष्ट्रपति रहता है। हां, लेकिन संसद का सदन का सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो संसद के सदन का सदस्य होने वाला आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति बनने के बाद उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है,
योग्यता किसमें दी गई है? योग्यता दी गई है अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 58 में। और शर्तें दी गई है अनुच्छेद 59 में। शपथ दिया गया है 60 में और महाभियोग दिया गया है 61 में। ठीक है, तो याद रखना कि राष्ट्रपति के लिए यह कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी हो उसके पास, जो उसके नाम को प्रपोज करे और अप्रूव करे। ठीक है, और जो आदमी राष्ट्रपति बन गया वो सदन का सदस्य नहीं रहता। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इसमें, ऑप्शन डी। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की रिपोर्ट के बाद संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कौन से में? ठीक है, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सी समिति की? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। तो यहां स्वर्ण सिंह समिति दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। याद रखना, मौलिक कर्तव्य पहले हमारे संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कौन सी समिति बोली? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़ा गया? भाग 4 क में, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 क में। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी कितने हैं? 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाना, 6 से 14 साल के बच्चों को, वो भी जुड़ गया है। तो मौलिक कर्तव्य से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा भैया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। कौन सी समिति ने जोड़ने के लिए सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। कौन से देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को? रूस से लिया गया है। कहां जोड़े हैं? भाग 4 क में। अनुच्छेद क्या जोड़े हैं? 51 क। अभी कितने मौलिक कर्तव्य है? पहले 10 थे, अभी हो गए हैं 11। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जलप्रपात, भूगोल चालू हो गया है ना। गोकाक जलप्रपात कौन से नदी पर है? गोकाक जलप्रपात घटप्रभा नदी पर है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। डुमडुमा जलप्रपात मत्स्य कुंड में है। जोग गरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात ये है शरावती नदी। कहां? शरावती नदी कर्नाटक में, कर्नाटक में। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा। पहला सबसे ऊंचा था, इसी का नाम है जोग गरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन सी नदी पर? शरावती नदी कर्नाटक पर। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, है ना। सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर। कौन से? वराही नदी। और यह भी कहां है? कर्नाटक में। पहले यही सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था, खूब पूछता था रेलवे एसएससी में। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी है कुंचिकल जलप्रपात, वराही नदी, कर्नाटक में। यह कितना मीटर ऊंचा है? यह है आपका 455 मीटर ऊंचा, 455 मीटर ऊंचा है। जोग गरसप्पा शरावती नदी कर्नाटक कितना? 255 मीटर। इसका नाम जोग गरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। निम्न कथनों में से सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है पूछ रहा है। आपको पता है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। ठीक है, ऐसे विंध्याचल पर्वत, उसके बीच से नर्मदा, फिर सतपुड़ा पर्वत, उसके नीचे से ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है।
ये दोनों भ्रंश घाटी में, किसमें? भ्रंश घाटी में। हमेशा पूछता है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती नदी है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो ये सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही। पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री पर्वत बोलते हैं, ठीक है, ये है पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री पर्वत बोलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी केरल में स्थित है। कहां है? अनाईमुड़ी केरल में। कौन से पर्वत में? अन्नामलाई पर्वत। कौन सा? अन्नामलाई पर्वत। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण, और आपका दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी, है ना, केरल में है। ठीक है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नहीं भैया, उत्तरी क्षेत्र में ये पश्चिमी घाट ऊंचा नहीं है, पश्चिमी घाट दक्षिणी क्षेत्र में बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, नर्मदा तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी, इसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो पहले ही बताया मैं, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपको पता है नर्मदा नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत और ताप्ती नदी दोनों पश्चिम में, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में बहती है। ठीक है, पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, अन्नामलाई पर्वत दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। इसको दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नहीं, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र ज्यादा ऊंचा नहीं है, दक्षिणी क्षेत्र बहुत ऊंचा है। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है। हाँ, रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में बहती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अन्नामलाई पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। उसके बाद नीलगिरी पर्वत की दक्षिण में, नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। यह हमेशा वो पूछता है, दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत में ऊंची चोटी दोदा बेटा है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। यह है पश्चिमी घाट, यह है पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी पर्वत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते कहां पे है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी दोदा बेटा तमिलनाडु में है। अन्नामलाई आपके अनाईमुड़ी केरल में है। ठीक है, यहां तक हो गया। एक और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कोडई कनाल, कोडई कनाल कौन सी पहाड़ी पर है? कोडई कनाल पलानी की पहाड़ी में स्थित है, कोडई कनाल। और कोडई कनाल को हिल स्टेशन की राजकुमारी कहा जाता है। ठीक है, पीएससी में पूछा गया है कोडई कनाल कौन सी पहाड़ी में है? पलानी की पहाड़ी, और हिल स्टेशन की राजकुमारी कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? कई बार पूछा है व्यापम में, हमेशा पूछता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है भैया अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ये कैसा है? एक अवशिष्ट पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, और हिमालय सबसे नया पर्वत है। हिमालय कौन सा पर्वत है? फोल्डेड माउंटेन है ना, मोरदार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। अरावली अवशिष्ट पर्वत है। अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। यह भी पूछा जाता है। अरावली पर्वत कहां है? दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में अरावली पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वत पर ही क्या है आपका? कौन सा घूमने लायक जगह है जी अरावली पर्वत पर? माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है, और अनाईमुड़ी पर्वत दक्षिण भारत में कौन सा पर्यटन स्थल है? वहां पर है आपका ऊटी, उटकमंड, दक्षिण भारत का बॉलीवुड कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान में है, और इसी में माउंट आबू स्थित है।
चलो दर्रे के बारे में। दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच से जाने का रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। दो पहाड़ों के बीच से जाने का रास्ता दर्रा कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता है सिपकिला दर्रा कहां है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। सेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर। अभी ये कहां चले गया है? लद्दाख में चले गया है। कहां? लद्दाख में। ठीक है, कहां है ये? चांगला दर्रा लद्दाख में है। और ये किसको जोड़ता है? ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है। किसको? भारत प्लस तिब्बत को। ठीक है, चांगला दर्रा। ठीक, बोमडीला दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। क्या? यांग्याप दर्रा। और ये यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी, यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। पूछा जाता है किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है ना? अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में बनाता है, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। इसमें और क्या है? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा। यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, चांगला लद्दाख में भारत तिब्बत को जोड़ता है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। और इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? सेला उत्तराखंड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एवं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में है? कई बार पूछा है व्यापम में। भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप है। कौन सा है? बैरन द्वीप। कहां है? अंडमान निकोबार के पास। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इससे अभी भी लावा और राख निकल रहा है। ज्वालामुखी के मुंह को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। और वही ज्वालामुखी जब बंद हो जाता है और उस मुख पर पानी भर जाता है तो उसको क्रेटर झील बोलते हैं। ठीक है, महल भाषा निम्नलिखित में से किस द्वीप में बोली जाती है? महल भाषा व्यापम में पूछा गया था, नाम से सब आप हक खा गए थे। महल भाषा मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में, मिनिकॉय द्वीप में बोली जाती है महल भाषा। कौन से द्वीप में? लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में। ठीक है, इसको माही या महल भाषा बोलते हैं। वैसे लक्षद्वीप में सामान्यता आपका मलयालम और महल भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख में स्थित है। बहुत सही। शीत मरुस्थल मतलब देखिए जो थार का मरुस्थल है ना वो गर्म मरुस्थल है। ठीक है, और जो लद्दाख में स्थित मरुस्थल है वो शीत मरुस्थल है। ठीक है, अब क्या होता है, जो राजस्थान में जो आपका थार का मरुस्थल है वहां कोई पर्वत नहीं है जो पानी को मतलब मानसून हवा को रोके और पानी गिरे, इसीलिए वहां पे मरुस्थल बन गया। लेकिन जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून चढ़ता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून यहां से चढ़ेगा और यहां पश्चिम बंगाल से जो उत्तर भारत में चढ़ता है, उत्तर भारत में जो चढ़ता है, ठीक है, उत्तर भारत में जो चढ़ेगा तो ये जो हिमालय का रेंज है, नक्शा गलत बना है, ये जो हिमालय का रेंज है यहां तक आते आते ये पानी में से, हवा में से पानी पूरा खत्म हो जाता है। जितना पानी है वो उत्तर भारत में गिर जाता है, तो यहां जो हवा पहुंचती है वो सूखी हवा रहती है। तो यहां भी मरुस्थल है लद्दाख में, पर वो शुष्क मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। आगे देख लेते हैं। भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख में, बिल्कुल सही। कोडई कनाल अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, अभी पढ़ाया।
कोडई कनाल अन्नामलाई नहीं, पिलानी की पहाड़ी पर स्थित है। किसमें? पिलानी की पहाड़ी पर कोडई कनाल। ठीक है, कोडई कनाल पिलानी की पहाड़ी पर स्थित है। तो सत्य असत्य है, केवल दो असत्य है। पहला सत्य है, भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख में स्थित है और कोडई कनाल पिलानी की पहाड़ी पर है। तो असत्य क्या हुआ? दो असत्य हुआ। भीमबेटका कहां स्थित है? रेलवे और एसएससी का पेटेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में। कौन सा स्थल है? प्रागैतिहासिक स्थल है ये। प्रागैतिहासिक स्थल उस स्थल को बोलते हैं जिस समय लिपि का कोई प्रचलन नहीं था। अधऐतिहासिक स्थल उस स्थल को बोलते हैं जिस समय लिपि का प्रचलन था पर उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक उस स्थल को बोलते हैं जिसकी लिपि को पढ़ा जा सकता है। तो आपका सिंधु सभ्यता अधऐतिहासिक स्थल में आता है। वहां पे भाव चित्रात्मक लिपि है पर उसको पढ़ नहीं पाते अपन, है ना। वो लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बोस्टोफैदन। ठीक है, लिखने की प्रक्रिया को बोस्टोफैदन। और हड़प्पा की लिपि में यू आकार और मछली का आकार इसका ज्यादा उपयोग हुआ है। ठीक है, तो भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में है। यहां बहुत से चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल का गुफा है भीमबेटका। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चलकोथिक युग भी कहा जाता है? चलकोथिक युग, कौन से युग को चलकोथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चलकोथिक युग कहा जाता है ना। ताम्र मतलब होता है चलकोक, चलकोक मतलब होता है ताम्र, और चलकोस मतलब होता है, चलकोस मतलब ताम्र, और आपका लिथिक, लिथिक मतलब होता है पत्थर। तो तांबा और पत्थर के युग को कहा जाता है चलकोथिक युग, ताम्रपाषाणकालीन। ताम्रयुगीन युग कौन सा था? हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया। सबसे पहला औजार बनाया क्या? कुल्हाड़ी। ठीक है, तो यही चीज ताम्रपाषाण युग में आता है। ताम्र युग में क्या? आपका हड़प्पा संस्कृति। यहां तक हो गया। इसको चलकोथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। ये 6वीं से 5वीं ईसा पूर्व में लिखा गया है। ठीक है, 6वीं से 5वीं ईसा पूर्व में लिखा गया है। मौर्य के समय की कहानी इसमें, मौर्य का जो है राजकीय शासन का वर्णन भी इसमें मिलता है। इसको अष्टाध्यायी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। और संस्कृत व्याकरण की सबसे प्रामाणिक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसको लिखे हैं पाणिनि। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसको कहते हैं? हीरालाल काव्योपाध्याय को, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ व्याकरण की पहली पुस्तक लिखी थी। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? तो कौन सा था? 2 थे, लोथल और सुतकोतदा। लोथल और सुतकोतदा, लोथल और सुतकोतदा ये क्या थे? बंदरगाह थे। सुतकोतदा कहां है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और लोथल कहां है? गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज्यादा स्थल कहां खोजे गए? हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए गुजरात में। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? बताइए भैया। सिंधु घाटी सभ्यता लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशील नहीं थे। बहुत सही। सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले सांड को मानते थे, लेकिन बहुत ज्यादा भगवान वाला वहां पे नहीं था। मात्र देवी की पूजा करते थे, है ना। कोई भी मूर्ति का प्रमाण नहीं है।
मंदिर का प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग में लौकिक किसी भी एक ताकत को मानते थे, लेकिन धार्मिक तत्व थे पर उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, उसी कारण इसको सिंडस इंडस कहा गया है। ठीक है, कपास के कारण ही, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता कपास के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, तो दोनों सही है। भारत विभाजन के दौरान हमारे कपास के अधिकांश क्षेत्र पूरे पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, नहीं तो भारत कपास के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। दोनों कथन सत्य है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? आपको पता होगा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1959 में, इनकी मृत्यु के 10 साल बाद यह प्रकाशित हुई। यह क्या है? आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। इसमें क्या है? भारत की आजादी और बंटवारे के संबंधित पूरे विचार हैं। किनके? मौलाना अबुल कलाम आजाद के। बहुत पूछता है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ठीक, ये उनकी आत्मकथा है, 1959 में मृत्यु के 10 साल बाद प्रकाशित हुई। भारत की आजादी और बंटवारे के संबंध में अबुल कलाम आजाद जी के क्या है? ये विचार हैं। अबुल कलाम आजाद कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? हमेशा पूछता है। आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, 40 से 46। और 1923 में विशेष अधिवेशन की भी अध्यक्षता किए थे। 1929 में कौन थे? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? आपको पता है कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? अक्रिय गैस, हीलियम। हीलियम को इसमें नोबेल गैस कहेंगे। ठीक है, और ये हीलियम गुब्बारे और वायुयान के टायरों में भरी जाती है। ठीक, आलू क्या है? आलू एक फल नहीं है, कंद है। आलू क्या है? एक कंद है। टमाटर एक फल है, आलू एक कंद है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। टरबाइन क्या करता है? भाप ऊर्जा को या जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन क्या करता है? भाप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जो बड़े बड़े आपके पावर प्लांट है, एनटीपीसी, दुनियादारी, जो भी, सब में क्या लगा रहता है? टरबाइन। वो टरबाइन या तो पानी को गर्म करके भाप से घुमाएंगे या उस टरबाइन के ऊपर पानी गिरा के घुमाएंगे। अगर भाप से गर्म करके घुमाएंगे तो वो हो जाएगा तापीय विद्युत ऊर्जा, अगर उसमें पानी गिरा के घुमाएंगे तो वो होगा जल विद्युत ऊर्जा। दोनों केस में टरबाइन रहेगा। तो टरबाइन भाप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिजली बनाता है। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को। अब मैं बता दूं कि जितने जनरेटर रहते हैं सब में क्या रहता है? डायनेमो रहता है। डायनेमो को घुमाओगे तो उसमें बिजली बनती है। मोबाइल क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को तरंग ऊर्जा में बदलता है। अब आप मोबाइल में कुछ भी बोलोगे, वो ध्वनि है, वो एक तरंग के रूप में दूसरे मोबाइल में जाएगा और दूसरे मोबाइल में फिर से वो ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगा। तो मोबाइल ध्वनि ऊर्जा को तरंग ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर क्या करता है?
लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा नहीं है भैया, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। ठीक, चलिए ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी होगा, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आपको पता है इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण बढ़ता है ना। जैसे आप प्रिज्म में सफेद प्रकाश मारोगे तो दूसरे तरफ वो 7 भागों में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन। सेम वही काम होता है पानी की बूंद में। ठीक है, आपके पीछे सूरज है, सामने पानी गिर रहा है, सूरज का प्रकाश पानी में पड़ेगा, सामने क्या बन जाएगा? इंद्रधनुष बन जाएगा। ठीक है, तो इंद्रधनुष किसमें बनता है? अपवर्तन और परावर्तन में। और हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। ऑप्टिकल फाइबर किसमें काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में काम करता है। पर इंद्रधनुष किसमें बनता है? अपवर्तन और परावर्तन में। इंद्रधनुष में रंग कैसे रहते हैं? वह रंग आपका रहेगा किसमें? प्रकीर्णन के सीरीज में, है ना। बैगनी रंग सबसे अंदर होगा तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, लाल रंग सबसे बाहर होगा, है ना, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सिग्नल में लाल रंग उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन सी होगा, है ना। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसमें गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है जिनॉन, और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पारा। ठीक है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मुख्य घटक निम्न में से क्या है? एलपीजी, एलपीजी। ठीक है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है? इसमें 2 चीज होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है ना। और गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। ठीक है, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, इसमें सेंट आने के लिए क्या डाल दिए जाते हैं? मरकैप्टन डाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि अगर लीक हो तो पता चल जाए लीक हो रहा है। अगर सेंट ही नहीं आया, लीक हो रहा है, आप माचिस डाले और जय माता दी हो गया, तो इसमें बदबू आने के लिए मरकैप्टन डाल दिया जाता है। मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए रासायनिक नाम, सोरा को क्या बोलते हैं? सोरा को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। सिंदूर क्या है? लेड ऑक्साइड है। ठीक है, हार्न सिल्वर क्या है? सिल्वर क्लोराइड। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड है भैया, नाइट्रस क्लोराइड लिखा है, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, लाफिंग गैस। ठीक है, सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट, सिंदूर को लेड ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, हार्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं था? ऑप्शन सी। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? शुष्क सेल, आपको पता है शुष्क सेल में लगता क्या है? ग्रेफाइट। क्या लगता है? ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट, है ना, शुष्क सेल में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, अधातु है, लेकिन ये क्या है? विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। और कार्बन का अपरूप है। कार्बन के अपरूप क्या है? यह भी पूछता है। कार्बन का अपरूप है हीरा, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रता 99% किसमें? हीरे में। उससे कम लगभग 85-90% किसमें? ग्रेफाइट में। उससे कम 80% तक कोयला में। कोयले के भी 4 रूप हैं। पहला रूप कौन सा है? एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। दूसरा कौन सा है?
दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा कौन सा है, तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा कौन सा है, पिट कोयला, भूरा कोयला, पिट कोयला। कोयले का, लोहे का प्रकार आपको याद होना चाहिए। कोयले के 4 प्रकार है। एंथ्रेसाइड, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है, याद रखना, जिस कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन होगा वो बहुत देर तक जलेगा, जिस कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन होगा वो बहुत देर तक जलेगा, ठीक है। तो एंथ्रेसाइड सबसे बेस्ट कोयला होता है, इसमें लगभग 90 से 95% कार्बन होता है। जितने स्टील प्लांट में लोहा गलाने के लिए एंथ्रेसाइड कोयला का उपयोग होता है, हमारे भिलाई स्टील प्लांट में साउथ अफ्रीका से कोयला आता है, एंथ्रेसाइड कोयला, ठीक है। बिटुमिनस कोयला ये उससे कम पावरफुल रहता है, इसमें 80 से 85% तक कार्बन रहता है, ठीक है। उससे कम रहता है लिग्नाइट कोयला, इसमें 30 से 35% तक कार्बन होता है, अधिकतर इसमें आपका पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है। उसके बाद होता है आपका पीट कोयला, पीट कोयला में 27% कार्बन होता है, ज्यादा देर नहीं जलता ये, ठीक है। तो ये कोयले के प्रकार हो गए, ठीक है। कार्बन के अपरूप हीरा, हीरा ग्रेफाइट कोयला, कोयले के 4 रूप, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। हमारे यहां बिटुमिनस कोयला बहुत ज्यादा है, एंथ्रेसाइड नहीं है, इसीलिए बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। मौत के कुआं में बाइक सवार अंदर की ओर झुक जाता है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है। आपको पता है 2 बल होता है, एक होता है अभिकेंद्र बल, एक होता है अभिकेंद्र बल, जो बल केंद्र की ओर लगता है, जो बल केंद्र की ओर लगता है वो है अभिकेंद्र। एक होता है अपकेंद्र बल, जो बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है, जो बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है वो है अपकेंद्र बल। तो कभी भी बाइक सवार लोग मोड़ते समय ऐसे झुकते हैं, रोल मारते हैं, वो है अभिकेंद्र वो कौन सा बल है, अभिकेंद्र बल। क्यों, क्योंकि उसमें केंद्र की ओर झुकते हैं। किसमें झुकते हैं, केंद्र की ओर। तो जो बल केंद्र की ओर झुकता है वो कौन सा होता है, अभिकेंद्र बल। आप जब मौत के कुएं में देखना, वो ऐसे झुक जाते हैं, नीचे की ओर झुकते हैं, इसीलिए गाड़ी चलती है ना, इसीलिए गाड़ी चलती है, और वो है अभिकेंद्र बल। जब केंद्र में बल बाहर की ओर लगे तो उसको बोलेंगे अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल कैसे लगता है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाते हैं, पानी बाहर की ओर फेंकाता है, कपड़ा सूख जाता है, तो बल कहां लग रहा है, केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है, वो है अपकेंद्र बल। और बाइक सवार कौन सा बल, अभिकेंद्र बल, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन बी। दोस्तों ये आज के पूरे 60 क्वेश्चन थे, काफी बढ़िया क्वेश्चन थे, लेवल को बिल्कुल मेंटेन किया गया जीएस का। कैसा लगा ये सीरीज, कैसा लग रहा है आपको, कितना आपके उपयोग है, उपयोग के लायक है, कितना आपके लिए यूजफुल है, जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। दोस्तों अगर आपको आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा के कोर्स के संबंध में जानकारी चाहिए, कोर्स लेना है या टेस्ट सीरीज लेना है, तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों कहीं से भी तैयारी करिए, बिल्कुल करिए। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप संस्था के मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, इन सब का थ्योरी क्लास हमारे ऐप पे उपलब्ध है। जो भी कोर्स, जो भी एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, पूरा थ्योरी क्लास हमारे ऐप पे उपलब्ध है। अगर आप डिटेल में और सुव्यवस्थित अध्ययन करना चाहते हैं तो जरूर एक बार संपर्क करिए। बाकी अपन YouTube में तो धूम मचाएंगे ही, जैसे मचाते आए हैं, और यही बोलना चाहूंगा, कहीं से भी पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो और जबरदस्त पढ़ो। दोस्तों बने रहो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।